तो इसमें अभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था, यही वाला 12th का क्वेश्चन। तो एक एक करके थ्योरी सॉल्व करते हैं। मैं एक बार व्हाइट बोर्ड शेयर कर लेती हूँ। तो पहला था मोदी गिलानी मिलर। इन सबसे पहले हम जो मैंने अभी पीपीटी दिखाई थी वो सब दिखाई थी, पर इसमें जो मोदी गिलानी मिलर है उसमें मुझे कुछ ऐड करना है, क्योंकि हो सकता है उस स्लाइड से क्लियर ना हो। तो मोदी गिलानी मिलर ने फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब जो फर्स्ट थ्योरी दी थी, नॉट एक्सपेरिमेंट, उसमें इन्होंने टैक्सेस को एक्सक्लूड किया था कि टैक्सेस ना हो, ना कोई फ्लोटेशन ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो, कस्टमर भी आपके पूरे रैशनल है, शेयर होल्डर जो है रैशनल है। तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होना है कि जैसे अगर आप ज्यादा डेप्ट देते हो, केडी यानी डेप्ट जो है अगर आप ज्यादा ले रहे हो, तो इक्विटी का मतलब, अब जैसे मान लीजिए मैंने डेप्ट ज्यादा लिया, ठीक है, मान लो मैंने अब अपना पैसा नहीं लगाया, मैंने बाहर से लोन लिया, तो जो इन्वेस्टर है या जो शेयर होल्डर है उनको रिस्क रहेगा कि भाई कल को कुछ प्रॉब्लम हुई या इसको लोन ही देना पड़ गया इतना, तो दिक्कत हो जाएगी, डिविडेंड देगा नहीं। तो वो फिर बोलेंगे कि भाई काम करिए, हम क्योंकि हायर रिस्क पे खरीद रहे हैं शेयर, तो आप हमें इक्विटी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है या इक्विटी शेयर का जो डिविडेंड है वो हमें ज्यादा दो, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ विच, इसकी वजह से डेप्ट के इंक्रीज होने पे इक्विटी का शेयर का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों बैलेंस आउट हो जाएंगे, ठीक। पर ये तब होता है जब टैक्सेस एक्सक्लूडेड होते हैं, और ये वेरी सिमिलर है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में जो डेविड डुरान ने दिया था, उससे। पर बाद में उन्होंने समझा कि नहीं, इट इज मतलब यहाँ जो मार्केट था इट वाज परफेक्ट मार्केट, पर फिर उनको रियलाइज हुआ कि कोई भी मार्केट परफेक्ट नहीं है, स्पेशली इंडियन इकोनॉमी तो मिक्स इकोनॉमी पे चलती है, तो यहाँ पर हमें टैक्सेस को इंक्लूड करना पड़ेगा। इससे फायदा क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, वो ज्यादा से ज्यादा डेप्ट ले लेगी, और डेप्ट जो होता है ये टैक्सेबल, यहाँ पर टैक्स डिडक्टेबल होता है, बट इनको वो मिल जाती है, छूट मिल जाती है, अगर वो डेप्ट लेते हैं तो इनको छूट मिलती है। तो अब इनका जो क्या है, जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो वेटेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, वेटेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये इनका कम हो गया। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर इनको थोड़ा सा जो टैक्स घट रहा था उससे थोड़ी छूट मिलती है, बिकॉज इन्होंने डेप्ट लिया, अपना इक्विटी कम लगाया। तो इस केस में क्योंकि ये कम हो रहा है वेटेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम हुआ, इक्विटी कम है ना, इसलिए ज्यादातर तो आप डेप्ट लिए हो, तो जो वैल्यू ऑफ फर्म ये भी इंक्रीज हो जाएगी। तो बाद में इन्होंने अग्री किया कि हाँ, कि जो डिविडेंड है वो रेलेवेंट होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, बट जो उनकी पहली थ्योरी थी उन्होंने क्लियरली कहा था कि नहीं होगा। अपने दो प्रोपोजिशन, जो ये फर्स्ट थ्योरी थी इसमें इन्होंने दो प्रोपोजिशन दी थी। इसमें एक टर्म है लेवरेज एंड अनलेवरेज फर्म। लेवरेज फर्म का मतलब ये होता है कि इन्होंने इक्विटी, लेवरेज मतलब डेप्ट, तो इक्विटी प्लस डेप्ट दोनों से अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है दैट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस डेप्ट। अनलेवरेज का मतलब है पूरा पूरा इक्विटी लगाया, बाहर से कोई लोन नहीं या डेप्ट नहीं लिया है। और बिकॉज ऑफ दिस, ये जो डिफरेंसेस होता है, ये चलो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये समझ लो। तो लेवरेज और अनलेवरेज फर्म हो गया ये, इसमें पहले जो फर्स्ट थ्योरी, इसमें पहला प्रोपोजिशन ये कहता है कि लेवरेज फर्म जो है उसकी वैल्यू इज इक्वल टू अनलेवरेज फर्म। अगर आप डेब्ट लो या ना लो, आपका जो दोनों के वैल्यू ऑफ फर्म है वो दोनों सेम रहेगी। सेकंड प्रोपोजिशन ये कहता है कि इवन दो आपने डेब्ट ज्यादा ले लिया है, तो भी क्योंकि आपकी इक्विटी में भी राइज होगा ड्यू टू हायर रिस्क, इसलिए आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ओवरऑल ये भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट थ्योरी की बात होगी। सेकेंड थ्योरी में जब इन्होंने टैक्स को कंसिडर किया एंड उनको रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, इससे क्या कहते हैं, आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो रहा है, वैल्यू फर्म बढ़ रही है, तो वहां एक टर्म आया था आर्बिट्राज। आर्बिट्राज प्रोसेस का नाम इसमें आया था। आर्बिट्राज प्रोसेस का मतलब है कि एक मार्केट, मान लीजिए ए यहाँ पर है और दूसरा मार्केट बी है। अब ए मार्केट में प्राइस, जैसे एक एप्पल 10 रुपए में बिक रहा है और यहाँ 50 रुपीज में, तो ये यहाँ से खरीदेगा और इस मार्केट में जाके सेल करेगा। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से इन डिफरेंट मार्केट्स आर्बिट्राज होता है। ये मोदिग्लानी मिलर के अंदर ही आप पढ़ोगे। फिर एक था लिंटनर मॉडल। लिंटनर मॉडल में बस इतना पढ़ लो कि उसमें टैक्स कंसिडर होता है, टैक्स इज कंसिडर्ड।
ओके, तो इसका आंसर क्या है? बर्ड इन हैंड थ्योरी जो है वो गॉर्डन मॉडल को कहते हैं, क्योंकि गॉर्डन मॉडल में जब मैंने बताया था कि ग्रोथ को कंसिडर किया जाता है, सारा चीज वाटर से मैच करता है बट यहाँ पर ग्रोथ होता है। तो यहाँ पर एक जो कि इक्वल होता है किसके, बी इंटू आर, बी यानी रिटेंशन रेट एंड ये दिस आर इज रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और बोली जाती है कि जो इन्वेस्टर है वो ये सोचता है कि भाई जो करंट डिविडेंड है, जिस शेयर में उनको करंट डिविडेंड मिलेगा उसी शेयर को वो खरीदना पसंद करेंगे, और जिसमें उनको करंट डिविडेंड नहीं मिल रहा है और वो प्रॉमिस करी कंपनी कि हम आपको फ्यूचर में डिविडेंड देंगे, उसमें वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और इसी को कहते हैं बर्ड इन हैंड इज बेटर देन बर्ड इन बुश। मतलब कि भाई एक हाथ में तो लड्डू है, एक एक तरफ तो उनको बेनिफिट मिले, क्योंकि अगर फ्यूचर डिविडेंड पे ये फोकस करेंगे तो इनका रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर जो फ्लो ऑफ फ्यूचर डिविडेंड है गॉर्डन में, उस पे कंसिडर हम करते हैं, ना कि आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल के स्ट्रक्चर को। बट क्योंकि डिविडेंड का यहाँ पर रोल है, यही वजह है कि ये रेलिवेंट है, थ्योरी में आता है। वॉल्टर का इसमें क्या होगा, पहले बात तो रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड एमएम थ्योरी पहले आ गई। इंटरडिपेंडेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड डिसीजन, मतलब कि इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है और जो डिविडेंड का डिसीजन हो रहा है वो इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे पे निर्भर है। ये वॉल्टर का हो गया। टैक्स कंसिडरेशन एंड डिविडेंड डिसीजन लेंथ में मैंने पहले बताया था कि इसमें टैक्स कंसिडर होता है, तो इसका आंसर होगा 4 1 2 3। 4 1 2 3, ये रहा ऑप्शन डी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो मर्जर एक्विजिशन टेक ओवर हॉस्टाइल बिड, और यहाँ पर कुछ कंपनीज दिए, हमें इसे मैच करना था। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बट इसका डेफिनेशन देखते हैं। मर्जर का मतलब है जब दो कंपनी आपस में मर्ज होती हैं अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, ताकि वो अपना गोल पूरा कर सके। तो ये जॉइंट वेंचर की तरह ही होता है, बट यही है कि यहाँ पर जो मर्ज होता है जॉइंट वेंचर की तरह है, पर थोड़ा डिफरेंस क्या है कि यहाँ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। मतलब अब ए और बी ने मिलकर एक नई न्यू एंटाइटी फॉर्म की है, उसी को हम मर्जर कहते हैं। तो अब इक्वेशन पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। मर्जर में यहाँ ये पढ़ लो पहले, केल्विनेटर एंड वर्लपूल। वर्लपूल ने केल्विनेटर कंपनी के साथ मिलकर जो है मर्ज किया था कंपनी, और अभी से बोलते हैं वर्लपूल ऑफ इंडिया। अब आता है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब है कि अक्वायर करना, यानी एक कंपनी ए ने बी को अक्वायर किया है, बी के पोर्शन, कुछ पोर्शन को या पूरा ही पूरा बी खरीद लिया है। ठीक है, और ये फ्रेंडली इक्वेशन होता है, ऐसा नहीं है कि फोर्सफुली हो। तो इसमें जो बी कंपनी है उसने अपने उस पोर्शन के या पूरा खुद की पूरी पूरी कंपनी ने अपना राइट दे दिया कि अब एक कंपनी डिसीजन ले सकती है। तो ये आएगा L&T टेक्नोलॉजी माइंट्री। बस एक मिनट दीजिए। हम्म, ये मैंने बता दिया इतना। अब आता है टेक ओवर। तो टेक ओवर जो है वो हल एंड टॉमको ने किया था। टॉमको इस टाटा ऑयल कॉर्पोरेशन जो है वो उसका था, टाटा ऑयल मिल कॉर्पोरेशन। ये हल कंपनी जो है इसने किया था, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी। और टेक ओवर से मतलब ये है कि ये इन्होंने बिना परमिशन के, लाइक टॉमको को जब लिया था हर ने, तो टॉमको से, लाइक टॉमको की जो मैनेजमेंट थी वो रेडी नहीं थी देने के लिए, बट इन्होंने बिड कराया था, एंड उस बिड के थ्रू वो उस पे टेक ओवर की थी। तो यहाँ टॉमको ने अपना राइट नहीं लिया था कि भाई आप डिसीजन लो, पर इन्होंने ले लिया था। ये टेक ओवर जो होता है ये हॉस्टाइल होता है एक तरीके से, ये बिल्कुल भी किसी तरीके से फ्रेंडली एक्वेजन की तरह नहीं होता है। फिर आता है हॉस्टाइल बिड, ये भी बिल्कुल टेक ओवर की जैसा ही है। तो डाई मिल्कराइस्टर एजी है, इसने क्राइलिस्टर, ये एक ऑटोमोबाइल कंपनी थी, उस पे इन्होंने हॉस्टल बिड किया था, प्रीमियम अमाउंट पे खरीदा था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस एन एमएसएमई इज कंसिडर टू हैव reached the stage of
incipient sickness in the following events are triggered. तो incipient sickness की यहाँ बात हो रही है. तो इसके ऑप्शन में लिखा है कि when there are cost overruns because of delay in commencement of commercial production, मतलब कि 6 महीने से या उससे ज्यादा से वहां कोई कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं हुआ जिसकी वजह से इनका कॉस्ट बढ़ रहा है, इनके डेब्ट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, नुकसान हो रहा है कंपनी को. ये द एंटरप्राइज इनकम लॉसेस फॉर 2 years और कैश लॉस फॉर 1 year, यानी कि 1 साल या कम से कम 2 साल के लिए उनको लगातार लॉस हो रहा है. द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज लेस देन 50%, लेकिन कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, प्रोडक्टिविटी लो है, 50% से ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, सेल्स भी 50% से कम हो रही हो. देयर इज एन इरोजन ऑफ द नेटवर्थ. अब इसके अलावा नेटवर्थ में भी लॉस हो रहा है ड्यू टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ नेटवर्थ ड्यूरिंग द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर. तो इसका जो आंसर होगा, उससे पहले ये पढ़ लो कि सिक इंडस्ट्रियल कंपनी एक्ट, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी एक्ट, ये आया था 1985 में. इसने इंसिपेंट सिकनेस जो होता है, इसका मतलब क्या है, इसे डिफाइन किया कि इंसिपेंट सिकनेस यानी वो कंपनी जहां पर स्टार्टिंग सिम्टम्स ऑफ लॉसेस या सिकनेस जो है दिखने लग जाते हैं, और जब ये सिकनेस में कन्वर्ट हो जाता है तो वो होता है सिकनेस, देन क्रोनिक सिकनेस, जो कि लास्ट सबसे ज्यादा वो वर्स्ट केस होता है जहां पे कंपनी को बंद करना पड़ता है. तो जब इंडस्ट्रियल सिकनेस होता है, इंसिपेंट सिकनेस, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो BIFR, जो कि इसका भी फुल फॉर्म बता देते हैं, इसका है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि अगर किसी कंपनी में वो कंपनी इंसिपेंट सिकनेस पे चल रही है तो BIFR गवर्नमेंट के थ्रू जाएगी वहां पर, उनको फाइनेंशियल हेल्प देगी थ्रू ICSI या IFSCI या एक जो भी आगे की जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनके साथ मिलकर. एक तो ये इंसिपेंट सिकनेस का पढ़ना है. इंटरनल कॉजेस हो सकते हैं कि भाई मोटिवेशन जो भी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉइज मोटिवेटेड नहीं, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है. और एक्सटर्नल मतलब मान लो कि कि कहते हैं अभी इन्फ्लेशन चल रहा हो, रिसेशन पीरियड हो, वो भी इसके रीजन हो सकते हैं. तो अब इसका आंसर जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, A, B एंड C. ये जो लास्ट वाला है ये नहीं होगा. इनका नेटवर्थ ज्यादा जब पूरा खत्म हो जाता है, 1 साल का पूरा लॉस होता है, तो हम उसे इंसिपेंट सिकनेस में कंसिडर करते हैं, पर ये इंसिपेंट सिकनेस का पार्ट नहीं है. 15th क्वेश्चन पूछता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट एस्टिमेट्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. एफिकेसी, कंसिस्टेंसी, एडिक्वेसी या अनबायस्डनेस. अनबायस्डनेस मतलब, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शंस थे जो एफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी, एडिक्वेसी एंड बायसनेस. तो उसमें एफिशिएंसी हम शुरू करते हैं, जो सबसे ज्यादा मतलब लाइन वाइज चलते हैं तो समझ में भी आएगा, अनबायसनेस. अनबायसनेस का मतलब है पहली बात तो पॉइंट एस्टिमेट होता क्या है. पॉइंट एस्टिमेट का मतलब है कि पॉपुलेशन का जो पैरामीटर है वो आप सैंपल के स्टैटिस्टिक्स से निकाल पा रहे हो. मतलब आपने कोई सैंपल चूज किया पॉपुलेशन में, अब इसकी जो भी स्टैटिस्टिक वैल्यू आ रही है वो एबल है किसे रिप्रेजेंट करने में, पॉपुलेशन को, तो वो हो गया पॉइंट एस्टिमेट. अनबायस्ड का मतलब है कि जो सैंपल का मीन है, अगर सैंपल का मीन जो है, इसको मैं फिर से रेस करके लिखती हूँ बिकॉज इसमें बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगा. तो जो सैंपल का मीन है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है आपके पॉपुलेशन के मीन के. सैंपल का जो मीन है वो इक्वल है पॉपुलेशन के मीन को, तो हम अनबायसनेस कहते हैं. अब एफिशिएंसी कब होगा, मान लो आपने सैंपल चूज किए, मतलब पॉपुलेशन और सैंपल दोनों का मीन सेम है, ठीक है, लेकिन एक में वेरिएंस जो है ए और उसका बी ले लो, तो वेरिएंस इसमें ज्यादा आ रहा है, इसमें कम आ रहा है, तो वेरिएंस का मतलब स्टैंडर्ड एरर जो है ज्यादा आ रही है.
तो आप इसको नहीं चूज़ करोगे, आप इसको चूज़ करोगे कि इसमें वेरिएंस कम है, तो ये एफिशिएंसी हो गया। फिर आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि यहाँ पर हम सैंपल के साइज की बात करते हैं कि मान लो कल को सैंपल की साइज इंक्रीज हो जाए तो क्या फिर वो पॉपुलेशन के पैरामीटर या पॉइंट एस्टिमेट को रिप्रेजेंट कर पाता है। तो ये जो हम देखते हैं वो कंसिस्टेंसी हो गया। ठीक। फिर इसमें फोर्थ जो पैरामीटर होता है वो होता है आपका सफिशिएंसी। एडिक्वेसी इसका नहीं होता है पैरामीटर। सफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ तो सफिशिएंसी का मतलब है कि अगर मैंने पैरामीटर मीन चूज किया तो उस मीन को मान लो मैंने बोला कि मीन को प्रेजेंट करने के लिए ए इनफ है, तो ये इनफ होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मीडियन या मोड के थ्रू आप मीन बता रहे हो उसका, तो वो गलत है। सफिशिएंट का मतलब कि जो आपने पैरामीटर चूज किया है वो उस चीज को रिप्रेजेंट करने में काबिल है। तो इसका आंसर था ए बी डी ऑप्शन डी। ओके। अब आता है मार्केट फीजिबिलिटी। तो मार्केट फीजिबिलिटी से पहले पढ़ लीजिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब प्रोडक्ट बनाती है तो फीजिबिलिटी आफ्टर द जो हम पढ़े ना न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल, मतलब कि जब नया प्रोडक्ट बनता है तो उसके बाद फीजिबिलिटी टेस्ट होती है। फीजिबिलिटी में चार चीजें इनफैक्ट आती है। अब तो चार हो गए, पहले हम तीन ही पढ़ते थे। एक होता है प्रोडक्ट की फीजिबिलिटी। प्रोडक्ट की फीजिबिलिटी मतलब प्रोडक्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक आप बता रहे हो, ठीक है, प्रोडक्ट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनकी फिजिबिलिटी हम देखते हैं। प्रोडक्ट की डिजायबिलिटी, फिर प्रोडक्ट का डिमांड हम देखते हैं कि प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, करंट डिमांड क्या है, फ्यूचर डिमांड क्या है। फिर प्रोडक्ट फिजिबिलिटी के बाद हम बात करते हैं मार्केटिंग फिजिबिलिटी की। तो मार्केटिंग फिजिबिलिटी की अगर मैं ऑप्शन में देखूं, करंट एंड फ्यूचर डिमांड एस्टिमेट, बिल्कुल सही, ये भी होता है। इनफैक्ट करंट एंड फ्यूचर डिमांड एस्टिमेट शायद नहीं होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट वाले में हमने अभी पढ़ा था कि ये प्रोडक्ट फीजिबिलिटी में आता है। मार्केट सेगमेंटेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट मार्केट, ये होता है क्योंकि मार्केट की आप सेगमेंट जो कर रहे हो वो और जो आपने टारगेट मार्केट डिसाइड किया उसकी फिजिबिलिटी हम चेक करते हैं। कंपटीशन से फिजिबिलिटी चेक करते हैं। मार्केट को टेस्ट करते हैं कि प्रोडक्ट लॉन्च हो गया तो कैसा रिस्पॉन्स होगा। तो बी सी डी इसके सही आंसर है, जो कि ऑप्शन बी है। पर मैं इसमें और बता देती हूँ कि आफ्टर मार्केटिंग प्रोडक्ट, इसमें तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन की फीजिबिलिटी भी देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसा है, चेंज अगर लाना हो तो ला सकते हैं कि नहीं। और ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम देखते हैं फाइनेंस की फीजिबिलिटी की, फाइनेंशियल फीजिबिलिटी क्या है, ठीक है, वो हम चेक करते हैं। तो ये चार चीज हम फीजिबिलिटी में पढ़ते हैं और इसका आंसर मैं पहले बता चुकी हूँ, बी है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये लिखा है कि लाइन एक्सटेंशन क्या होता है। तो इसके आगे क्या मैं बताती हूँ, पहले लाइन एक्सटेंशन का पहले ऑप्शन पढ़ लें। इसके साइड में लिखा है न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी एंड एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम। ब्रांड एक्सटेंशन, मल्टी ब्रांड एंड को ब्रांडिंग। तो पहले मैं इनके